हम सब पर्यावरण या एनवायरनमेंट शब्द हर जगह सुनते हैं ना, टीवी पर, किताबों में, बातचीत में। पर इसका असल में मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि हमारे दुनिया, हमारा पर्यावरण आखिर काम कैसे करता है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले प्रकृति के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि खाने और एनर्जी का फ्लो कैसे चलता है। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी नियम की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि हम यानी इंसान इस पूरे सिस्टम पर कैसा असर डाल रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे कचरे की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रकृति की सबसे बुनियादी इकाई जिसे कहते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र या इकोसिस्टम, भाई ये है क्या चीज़ और ये काम कैसे करता है, आइए जानते हैं। अच्छा, जरा एक जंगल के बारे में सोचिए। जंगल का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर नहीं होता है ना। वहाँ की मिट्टी, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, ये सब भी तो उसी का हिस्सा है। तो बस यही है इकोसिस्टम, मतलब किसी भी जगह की लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का आपस में जुड़ा हुआ एक पूरा सिस्टम। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक तरफ है बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब सारी जिंदा चीजें, पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। और दूसरी तरफ है एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी बेजान चीजें, जैसे तापमान, बारिश, हवा, मिट्टी। और सिस्टम को चलाने के लिए इन दोनों का साथ में काम करना बहुत जरूरी है। इसे समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक एक्वेरियम। आपने देखा होगा मछली का टैंक। वो एक शीशे के बॉक्स में एक छोटी सी दुनिया होती है। उसमें मछली है, पौधे हैं, पानी है, पत्थर हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये हमें दिखाता है कि इकोसिस्टम चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा, वो कितना कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो ठीक है, अब हम समझ गए कि इकोसिस्टम क्या है। अब देखते हैं कि इसमें एनर्जी कैसे घूमती है। देखिए, प्रकृति में सब कुछ एनर्जी का ही खेल है और यहाँ एक ही नियम चलता है, या तो खाओ या किसी का भोजन बन जाओ। इस खेल के तीन मेन प्लेयर्स हैं। पहले हैं प्रोड्यूसर्स, यानी पेड़ पौधे जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, जो दूसरे जीवों को खाकर एनर्जी लेते हैं, जैसे हम और आप। और आखिर में हैं डीकंपोजर्स, जैसे बैक्टीरिया और फंगस, जो मरे हुए जीवों को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये प्रकृति के रिसाइकल बिन हैं। ये जो कौन किसको खाता है का सिलसिला है ना, बस इसी को हम कहते हैं फूड चेन। ये एनर्जी के ट्रांसफर होने का एक सीधा रास्ता है, एक जीव से दूसरे जीव तक। चलिए एक आसान से एग्जाम्पल लेते हैं। घास सूरज से एनर्जी लेती है, फिर एक बकरी आकर उस घास को खा लेती है, तो एनर्जी बकरी में चली गई। और फिर इंसान ने उस बकरी को खाया तो एनर्जी इंसान में आ गई। देखा कैसे एनर्जी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जा रही है। इस फूड चेन के हर एक स्टेप को एक नाम दिया गया है, ट्रोफिक लेवल। आप इसे एक एनर्जी की सीढ़ी समझ सकते हैं। पौधे सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर हैं, उन्हें खाने वाले जानवर दूसरी पर, और उनको खाने वाले शिकारी सबसे ऊपर की सीढ़ियों पर। लेकिन इस एनर्जी के लेन देन में एक बहुत बड़ा कैच है। प्रकृति का एक बहुत ज़रूरी नियम है जो तय करता है कि हर लेवल पर कितनी एनर्जी पहुंचेगी, और इसे कहते हैं 10% रूल। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर जो इतनी सारी जिंदगी है वो सूरज से आने वाली एनर्जी के सिर्फ 1% पर चल रही है। जी हाँ, सिर्फ 1% एनर्जी ही पौधे खाने में बदल पाते हैं। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। और अब आता है असली ट्विस्ट। जब कोई जानवर किसी पौधे को खाता है या कोई बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है, तो एनर्जी का सिर्फ 10% ही अगले लेवल पे ट्रांसफर होता है। बाकी का 90% हीट के रूप में या लाइफ प्रोसेस में खर्च हो जाता है, मतलब वेस्ट। ये प्रकृति का एनर्जी टैक्स है। तो दो बातें बिल्कुल साफ हैं। एक, एनर्जी का फ्लो हमेशा वन वे होता है, नीचे से ऊपर, ये कभी वापस नहीं आता। और दूसरा, हर स्टेप पर एनर्जी बहुत तेजी से कम होती जाती है। ये एक लीक होती बाल्टी की तरह है जिसमें पानी ऊपर चढ़ते चढ़ते खत्म होता जाता है। अब इस भारी एनर्जी लॉस का नतीजा क्या होता है? इसका मतलब है कि फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं हो सकती, ज्यादातर 3 या 4 स्टेप्स की ही होती हैं। यही वजह है कि दुनिया में घास और पेड़ पौधों के मुकाबले शेर बहुत कम है, क्योंकि टॉप पर पहुंचते पहुंचते एनर्जी बहुत ही कम बचती है। तो अब जब हम प्रकृति के नियम समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि हम इंसान इस नाजुक बैलेंस के साथ क्या कर रहे हैं? हमारी एक्टिविटीज इस सिस्टम को कैसे बदल रही हैं? हमारे कामकाज का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है?
चलिए इसे समझने के लिए दो बड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक वो प्रॉब्लम जो हमारे सिर के ऊपर आसमान में है और दूसरी वो जो हमारे चारों तरफ जमीन पर है। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। ये है ओजोन लेयर। ये हमें सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों से बचाती है। इसके बिना धरती पर जिंदगी मुमकिन नहीं होती। कमाल की बात यह है कि ओजोन खुद सूरज की किरणों से ही बनती है। होता यह है कि यूवी किरणें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती हैं और फिर ये टूटे हुए एटम्स दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से जुड़कर ओजोन बना लेते हैं। ये एक ऑटोमेटिक सेल्फ रिपेयरिंग शील्ड है। लेकिन फिर हमने कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए जैसे CFCs जो इस सुरक्षा कवच में छेद कर रहे थे। थैंकफुली दुनिया को समय रहते ये बात समझ में आ गई और 1987 में दुनिया भर के देशों ने मिलकर इन केमिकल्स को बैन कर दिया। ये दिखाता है कि जब सब मिलकर कोशिश करें तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। चलिए अब एक ऐसी प्रॉब्लम पर आते हैं जिसे हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं, कचरा। हम जो इतनी सारी चीजें फेंक देते हैं, आखिर उनका होता क्या है? मोटे तौर पर कचरे को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, जिसे प्रकृति आसानी से डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देती है। और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, जो हजारों साल तक वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में कचरा बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। हम डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कप, प्लेट्स, बोतलें और हर चीज़ की पैकेजिंग प्लास्टिक में होती है। इस वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का एक पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। मान लीजिए अगर हम जो भी कचरा पैदा करते हैं वो सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल हो, तो क्या पर्यावरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या तब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? जरा सोचिए इसके बारे में कि जब प्रकृति को जरूरत से ज्यादा अच्छी चीजें भी हैंडल करनी पड़े तो क्या होता है।